नमस्कार। आज हम डेल कार्नेगी की क्लासिक किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। नमस्कार। हाँ, ये किताब तो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। हमारे पास इससे जुड़े कुछ स्रोत गाइड है और हम कोशिश करेंगे कि इसमें दिए गए जो मानवीय संबंधों और प्रभाव के मुख्य सिद्धांत हैं उन्हें समझें। हाँ, जो सबसे कारगर सिद्धांत हैं उन पर बात करेंगे। हमारा मकसद साफ है, वो तकनीकें खोजना जो हमारे आपसी रिश्तों को बेहतर बना सकती हैं। और हमें शायद थोड़ा ज्यादा प्रभावी भी बना सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कार्नेगी की शुरुआत करते हैं लोगों से व्यवहार करने के कुछ मूलभूत सिद्धांतों से। हाँ, फंडामेंटल्स। और पहला ही सिद्धांत काफी सोचने वाला है, आलोचना से बचना। सिद्धांत कहता है आलोचना, निंदा या शिकायत ना करें। कार्नेगी ने अल कपून जैसे गैंगस्टर का उदाहरण दिया है। हाँ, वो कुख्यात अपराधी। पकड़े जाने पर भी वो खुद को सही ठहरा रहा था। ये दिखाता है कि लोग अपनी गलतियां मानते नहीं हैं आसानी से। बिल्कुल नहीं मानते और आलोचना सुनते ही एकदम क्या कहते हैं, डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं। वही बचाव की मुद्रा में। हाँ, ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत सटीक बात है। आलोचना सीधे किसी के अहम पर, सेल्फ रिस्पेक्ट पर चोट करती है। तो नतीजा ये होता है कि तर्क सुनने की बजाय वो व्यक्ति भावनात्मक रूप से रिएक्ट करता है, खुद को सही साबित करने लगता है। बात बिगड़ जाती है। हाँ, बात तो बिगड़ती ही है, रिश्ते में भी कड़वाहट आ जाती है। कार्नेगी का सुझाव है कि समझने की कोशिश करना और प्रोत्साहित करना वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन एक सवाल उठता है यहाँ, अगर किसी को सुधार के लिए कुछ कहना जरूरी हो तो बिना आलोचना किए कैसे कहें? यही शायद दूसरे सिद्धांत काम आते हैं। बिल्कुल, यहीं पर दूसरा सिद्धांत आता है, सच्ची और ईमानदारी से प्रशंसा करें। अच्छा। आलोचना से बचने का मतलब ये नहीं कि चुप बैठ जाएं। जब हम किसी की सच्ची तारीफ करते हैं तो एक पॉजिटिव माहौल बनता है। हम एंड्रू कार्नेगी जो स्टील किंग थे, वो कहते थे कि वो अपने लोगों को सबसे ज्यादा वेतन इसलिए नहीं देते थे कि वो सबसे अच्छे थे, बल्कि इसलिए कि सराहना और सम्मान लोगों को प्रेरित करता है। पैसे से भी ज्यादा। हाँ, अक्सर पैसे से भी ज्यादा। ये सच्ची और ईमानदारी से वाला हिस्सा मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। आजकल की दुनिया में, कॉर्पोरेट कल्चर में क्या ये मुश्किल नहीं हो जाता कहीं ये सिर्फ चापलूसी ना लगने लगे? ये बहुत वैलिड पॉइंट है। देखिए, चापलूसी तो खोखली होती है और अक्सर पहचानी जाती है। हाँ, पता चल जाता है। सच्ची प्रशंसा स्पेसिफिक होती है, वो किसी खास गुण या काम पर आधारित होती है और वो दिल से महसूस होनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति महसूस करता है कि उसकी मेहनत या उसके अच्छे गुण को सच में पहचाना गया है तो उसका असर गहरा होता है। ये पैसे से नहीं खरीद सकते आप। सही बात है। महत्वपूर्ण महसूस करने की इच्छा, ये तो इंसान की बुनियादी जरूरत है। तो पहला, आलोचना से बचें। दूसरा, सच्ची प्रशंसा करें। और तीसरा मूलभूत सिद्धांत है, दूसरे व्यक्ति में गहरी इच्छा जगाएं। हाँ, ये भी बड़ा दिलचस्प है। अगर आप किसी से कुछ करवाना चाहते हैं, बिल्कुल, तो बात को उनके नजरिए से देखें, उनकी इच्छाओं से जोड़ें। बिल्कुल। जैसे वो उदाहरण देते हैं ना, बच्चों को दवाई पिलानी हो तो ये कहना कि ये मीठी कैंडी जैसी है। हाँ। ये स्वहित के मनोविज्ञान पर आधारित है। देखिए, लोग उन कामों को करने के लिए ज्यादा प्रेरित होते हैं जिनमें उन्हें अपना फायदा दिखता है। अपना मतलब साधा दिखे। हाँ, कह सकते हैं। ये सिर्फ बच्चों पर ही नहीं, हम सब पर लागू होता है। किसी को प्रभावित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप समझें कि वो क्या चाहते हैं, उनकी जरूरत क्या है। हाँ, और फिर उन्हें दिखाएं कि आपके प्रस्ताव से उनकी वो चाहत कैसे पूरी हो सकती है। ये उनके अंदर उस काम को करने की गहरी इच्छा जगाता है। ये सुनने में थोड़ा मैनिपुलेटिव सा नहीं लगता? चालाकी भरा? क्या इसमें ईमानदारी बनाए रखना मुश्किल नहीं? ये सवाल बहुत जरूरी है और कार्नेगी के सिद्धांतों की ताकत मेरे ख्याल से उनकी नैतिकता में ही है। अच्छा। इच्छा जगाने का मतलब धोखा देना नहीं है, बल्कि एक विन विन सिचुएशन बनाना है, आपसी फायदे की स्थिति। ओके। जब आप सच में दूसरे व्यक्ति की जरूरत को समझते हैं और उसे पूरा करने में मदद करते हैं तो ये एक पॉजिटिव लेन देन होता है, चालाकी नहीं। ईमानदारी यहाँ भी कुंजी है। समझ गया। तो ये थे व्यवहार के डील करने के मूलभूत सिद्धांत। हाँ, बेसिक्स। अब अगर हम लोगों से अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं, दोस्त बनाना चाहते हैं, तो कार्नेगी इसके लिए 6 तरीके बताते हैं। हाँ, 6 नियम। पहला है, दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लें। वो कुत्ते का उदाहरण देते हैं कि कुत्ता कैसे अपनी पूंछ हिलाकर, उत्साह दिखाकर तुरंत हमारा दिल जीत लेता है। बिल्कुल, सच्ची दिलचस्पी किसी भी रिश्ते की नींव होती है।
जब आप किसी व्यक्ति में ईमानदारी से रुचि दिखाते हैं, उनके शौक, उनके विचार, उनकी जिंदगी, तो वे इसे महसूस करते हैं। हाँ, ये फील होता है। ये सिर्फ बातचीत शुरू करने की तकनीक नहीं है, ये दिखाता है कि आप उन्हें एक इंसान के तौर पर महत्व देते हैं। और जैसा हमने पहले कहा, ये दिलचस्पी सच्ची होनी चाहिए, बनावटी नहीं। तो ये फिर उसी बात से जुड़ गया, दूसरों के नजरिए को समझना। अगर दिलचस्पी लेंगे तभी तो नजरिया समझ पाएंगे। एकदम सही। ये सारे सिद्धांत आपस में जुड़े हुए हैं। सच्ची दिलचस्पी लेने से ही आप समझ पाते हैं कि उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा तरीका बड़ा सरल है, मुस्कुराइए। हाँ, स्माइल। लिंकन ने कहा था, बिना मुस्कान के कोई अच्छे कपड़ों में भी पूरा नहीं लगता। एक मुस्कान तुरंत माहौल को हल्का और पॉजिटिव बना देती है ना? हाँ, और इसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा होता है। मुस्कान न केवल आपको ज्यादा मिलनसार दिखाती है, बल्कि ये संक्रामक भी होती है। सही बात है। ये सामने वाले के मूड को भी बेहतर बना सकती है। ये बिना किसी खर्च के अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने का एक शक्तिशाली तरीका है। सही कहा। और तीसरा तरीका जो मुझे हमेशा बहुत प्रभावी लगा है, याद रखें कि किसी व्यक्ति का नाम, ओहो, हाँ, उसके लिए दुनिया की सबसे मधुर और महत्वपूर्ण ध्वनि है। बिल्कुल। जॉन डी रॉकफेलर जैसे बड़े उद्योगपति भी अपने कर्मचारियों के नाम याद रखने की कोशिश करते थे। नाम याद रखना और इस्तेमाल करना एक बहुत ही पर्सनल टच देता है। ये दिखाता है कि आपने ध्यान दिया कि वो व्यक्ति आपके लिए सिर्फ एक चेहरा नहीं है। ये तुरंत एक कनेक्शन बनाता है और उन्हें मूल्यवान महसूस कराता है। ये छोटी सी कोशिश बड़े और गहरे रिश्तों की शुरुआत कर सकती है। सही। चौथा तरीका, एक अच्छे श्रोता बने। हाँ, सुनना। दूसरों को खुद के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। कार्नेगी खुद का किस्सा बताते हैं कि कैसे एक पार्टी में एक महिला ने उन्हें बेहतरीन वार्तालापवादी कहा, जबकि उन्होंने ज्यादा बोला ही नहीं था। हाँ, ज्यादातर समय सिर्फ ध्यान से सुना ही था। अच्छा श्रोता होना शायद सबसे अंडररेटेड स्किल है। जब आप किसी को वाकई ध्यान से सुनते हैं, बिना टोके, उनकी बात समझने की कोशिश करते हुए, तो आप उन्हें सम्मान देते हैं। हाँ। इससे उन्हें लगता है कि उन्हें समझा जा रहा है, वे महत्वपूर्ण हैं, और नतीजा, वे स्वाभाविक रूप से आपको पसंद करने लगते हैं। ये सिर्फ चुप रहना नहीं है, ये एक्टिव लिसनिंग है। यानी सुनने से आप ना सिर्फ जानकारी पाते हैं, बल्कि रिश्ते भी बनाते हैं। बिल्कुल। और सुनने के बाद आता है पांचवा सिद्धांत, दूसरे व्यक्ति की रुचियों के संदर्भ में बात करें। अगर कोई क्रिकेट का दीवाना है तो उसे उसी बारे में बात करना फौरन कनेक्शन बन जाता है। हाँ, क्योंकि जब आप किसी की रुचि के बारे में बात करते हैं तो आप दिखाते हैं कि आपने उनके बारे में जानने की कोशिश की है, आप उनकी पसंद का सम्मान करते हैं। हाँ। ये बातचीत को उनके लिए ज्यादा आकर्षक बनाता है और एक साझा धरातल, एक कॉमन ग्राउंड तैयार करता है। ये सच्ची दिलचस्पी दिखाने का ही एक प्रैक्टिकल रूप है। सही। और छठा तरीका है, दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराएं और इसे ईमानदारी से करें। ये बहुत पावरफुल है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के बारे में कहा जाता था कि वे हर व्यक्ति से, चाहे वो कितना भी साधारण क्यों ना हो, इस तरह मिलते थे कि उसे लगे कि वो महत्वपूर्ण है। हाँ, और ये सिद्धांत लीडरशिप का एकदम केंद्र है। जब आप लोगों को महत्व देते हैं, उनकी राय पूछते हैं, उनके योगदान को सराहते हैं, तो उनका आत्मसम्मान बढ़ता है। वे प्रेरित महसूस करते हैं और बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ भी वो ईमानदारी से शब्द महत्वपूर्ण है। ये दिखावा नहीं होना चाहिए, बल्कि सच में उनके महत्व को पहचानना और व्यक्त करना है। तो ये थे दोस्त बनाने और लोगों को पसंद आने के 6 तरीके। अब आगे बढ़ते हैं एक और महत्वपूर्ण पहलू पर, लोगों को अपनी सोच की ओर कैसे मोड़ें। हाँ, इन्फ्लुएंस कैसे करें, यानी उन्हें अपनी बात के लिए राजी कैसे करें। पहला सिद्धांत थोड़ा अजीब सा लगता है। बहस से बचने का एकमात्र तरीका है इससे बचना। हाँ, ये सुनने में अजीब लग सकता है, खासकर अगर हमें लगता है कि हम सही हैं। बिल्कुल। लेकिन कार्नेगी का तर्क है कि बहस से शायद ही कभी कुछ हासिल होता है। भले ही आप तर्कों से जीत जाए, आप सामने वाले व्यक्ति की सद्भावना खो सकते हैं। बहस अक्सर लोगों को डिफेंसिव बना देती है और वे अपनी बात पर और ज्यादा अड़ जाते हैं, चाहे वे गलत ही क्यों ना हो। मुद्दा ईगो का बन जाता है। बिल्कुल, मुद्दा तर्क से हटकर अहंकार का बन जाता है। लेकिन कई बार तो असहमत होना और अपनी बात रखना जरूरी होता है, खासकर काम की जगह पर या जरूरी फैसलों में। ऐसे में बहस से कैसे बचें फिर? बहस से बचने का मतलब चुप रहना या हाँ में हाँ मिला देना नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है टकराव के बजाय संवाद का रास्ता चुनना, सम्मानपूर्वक सुनना, कॉमन ग्राउंड तलाशना, असहमतियों को विनम्रता से व्यक्त करना,
ये तरीके ज्यादा कारगर होते हैं। मकसद जीतना नहीं, मकसद जीतना नहीं बल्कि समाधान तक पहुंचना होना चाहिए। ये समझ आता है। अच्छा, अगला सिद्धांत है, यदि आप गलत हैं तो इसे जल्दी और जोर देकर स्वीकार करें। हाँ, बेंजामिन फ्रैंकलिन की तरह, जो अपनी गलतियों को तुरंत मान लेते थे। अपनी गलती मानना कमजोरी नहीं है, ये साहस और ईमानदारी का प्रतीक है। और ये तुरंत तनाव कम करता है। जब आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति का गुस्सा या विरोध अक्सर कम हो जाता है। हाँ, वो नरम पड़ जाती है। हाँ, और वे ज्यादा समझदार और क्षमाशील हो जाते हैं। इससे विश्वास भी बनता है और समस्या का हल जल्दी निकलता है। सही। एक और दिलचस्प तरीका है, सीधे आदेश देने के बजाय प्रश्न पूछें। हाँ, ये बहुत प्रभावी है। पूछना अधिकार जताने के बजाय सहयोग को बढ़ावा देता है। जब आप सवाल पूछते हैं तो आप दूसरे व्यक्ति को सोचने और समाधान का हिस्सा बनने का मौका देते हैं। उन्हें लगता है कि ये उनका भी फैसला है। ओनरशिप फील होती है। बिल्कुल, ओनरशिप, जिससे उनका प्रतिरोध कम होता है और वे उस काम को करने के लिए ज्यादा इच्छुक होते हैं। ये विशेष रूप से तब प्रभावी होता है जब आप किसी को प्रेरित करना चाहते हो। ये लीडरशिप वाले हिस्से से भी जुड़ता है। हाँ, बिल्कुल। और इस खंड का अंतिम सिद्धांत है, ईमानदारी से चीजों को दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करें। सहानुभूति, एम्पैथी। हेनरी फोर्ड की सफलता का राज यही था कि वे हमेशा ग्राहक की जरूरतों को समझने की कोशिश करते थे। सहानुभूति, दूसरे के जूते में पैर डालकर देखना, शायद सबसे महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन स्किल है। सही। जब आप ईमानदारी से दूसरे व्यक्ति के नजरिए, उनकी भावनाओं, उनकी स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं, भले ही आप उनसे सहमत ना हो, तो आप एक पुल बनाते हैं। एक कनेक्शन। हाँ, इससे विश्वास पैदा होता है और वे आपकी बात सुनने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं। ये प्रभावी संचार और प्रभाव की नींव है। ये सिद्धांत तो लगभग हर दूसरे सिद्धांत का आधार है जिसकी हमने अब तक बात की है। बिल्कुल, ये सहानुभूति वाली बात बार बार आ रही है। अब हम अपने अंतिम खंड पर आते हैं। एक नेता बने, लोगों को बिना नाराज किए या प्रतिरोध पैदा किए कैसे बदलें? हाँ, फीडबैक कैसे दे, व्यवहार कैसे बदलें? पहला सिद्धांत है, प्रशंसा और ईमानदार सराहना से शुरुआत करें। ये बहुत जरूरी है, खासकर जब आपको कोई सुधार या क्रिटिकल फीडबैक देना हो। अगर आप सीधे कमी बताते हैं तो व्यक्ति तुरंत डिफेंसिव हो सकता है, लेकिन अगर आप बातचीत की शुरुआत किसी सच्ची प्रशंसा से करते हैं तो ये दिखाता है कि आप उनके अच्छे काम को भी देखते हैं। तो वो सुनने को तैयार हो जाते हैं। हाँ, इससे वो आपकी आगे की बात सुनने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं। जैसे वो कहते हैं ना, सैंडविच अप्रोच। हाँ, सैंडविच तकनीक कि आलोचना को दो प्रशंसाओं के बीच रखना। लेकिन क्या ये कभी कभी बनावटी नहीं लग सकता अगर इसे ठीक से ना किया जाए? बिल्कुल लग सकता है, अगर प्रशंसा सच्ची ना हो, ये बहुत जेनेरिक हो। इसीलिए विशिष्ट और ईमानदार प्रशंसा जरूरी है। सही। दूसरा सिद्धांत है, छोटे से छोटे सुधार की भी प्रशंसा करें। थॉमस एडिसन अपने सहायकों के शुरुआती अपूर्ण प्रयासों की भी सराहना करते थे, जिससे उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती थी। ये सीखने और विकास के माहौल के लिए कितना जरूरी है। हाँ, जब लोगों को लगता है कि उनकी कोशिशों को देखा जा रहा है, भले ही नतीजा परफेक्ट ना हो, तो वे प्रयास जारी रखने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। बिल्कुल। निश्चित रूप से प्रगति की सराहना, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, मोटिवेशन और दृढ़ता को बढ़ावा देती है। ये लोगों को रिस्क लेने और नई चीजें आजमाने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। और एक आखिरी बहुत शक्तिशाली सिद्धांत, दूसरे व्यक्ति को जीने के लिए एक अच्छी प्रतिष्ठा दें। हाँ, गिव देम अ रेप्यूटेशन टू लिव अप टू। मतलब उनमें वो गुण देखें जो आप विकसित करना चाहते हैं और उन्हें बताएं कि आप उन्हें वैसा मानते हैं। जैसे किसी से कहना, मुझे पता है आप ये जिम्मेदारी संभाल लेंगे क्योंकि आप बहुत भरोसेमंद हैं। इसे पॉजिटिव लेबलिंग या पिग्मेलियन प्रभाव से जोड़कर देखा जा सकता है। अच्छा। जब आप किसी को एक अच्छी प्रतिष्ठा देते हैं तो वे अक्सर उस उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं। ये उनके अंदर के सर्वश्रेष्ठ को बाहर लाने का एक तरीका हो सकता है। ये लोगों को ये विश्वास दिलाता है कि वे बेहतर बन सकते हैं और अक्सर वे बन भी जाते हैं, लेकिन ये भी ईमानदारी पर आधारित होना चाहिए, झूठी उम्मीदों पर नहीं। तो ये थी डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के कुछ मुख्य सिद्धांतों पर हमारी चर्चा। अगर सार निकालना हो तो कह सकते हैं कि दूसरों को समझना, हाँ, उनकी सच्ची सराहना करना, उनके नजरिए से देखना, बहस से बचना और उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराना, ये कुछ केंद्रीय विचार हैं। और शायद सबसे बड़ी सीख ये है कि लोग शायद भूल जाएं कि आपने क्या कहा या किया, लेकिन वे ये कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। ये वाकई में एक स्थायी सत्य है
और यहीं से एक विचार उठता है जिस पर शायद श्रोता आगे सोच सकते हैं बताइए। कि आज की इस तेज तर्रार डिजिटल दुनिया में जहां हमारा ज्यादातर कम्युनिकेशन स्क्रीन के जरिए होता है, इन सिद्धांतों को ईमानदारी और नैतिकता के साथ कैसे लागू किया जा सकता है? अच्छा सवाल है। क्या ये तकनीकें जो शायद ज्यादा व्यक्तिगत बातचीत के लिए बनी थीं, ऑनलाइन दुनिया में भी उतनी ही प्रामाणिक रहती हैं? या क्या इनमें अगर सावधानी न बरती जाए तो ये सतही संबंधों या यहाँ तक कि हेरफेर का जरिया भी बन सकती हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। इन शक्तिशाली उपकरणों का उपयोग करते समय प्रामाणिकता और इरादे का सवाल हमेशा, मुझे लगता है, महत्वपूर्ण रहेगा।